नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास की। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और देश विदेश को विश्वविद्यालय के गौरव का संदेश दिया। दरअसल ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज से भी नालंदा का ज़्यादा पुराना इतिहास है। वही परिणाम आने के बाद लोकसभा चुनाव की हलचल तो शांत हो चुकी है, लेकिन अब यूपी उत्तराखंड में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। दोनों ही राज्यों में उपचुनाव का रण जीतने के लिए सियासी दल कवायद करते नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव में एकजुट रहेंगे। तो चलिए हम हाजिर हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन कर देश दुनिया को भारत के प्राचीन इतिहास के गौरव का संदेश दिया है। खास बात यह रही कि इस ऐतिहासिक धरोहर का करीब 15 मिनट तक पीएम मोदी ने अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित कर दिया। आपको बता दें कि 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी भारत के प्राचीन शैक्षिक इतिहास की गवाही पेश कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। नए कैंपस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास नए परिसर का उद्घाटन करने से पहले यूनिवर्सिटी की धरोहर देखी। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल रहे। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। पुराने स्वरूप में लौटा विश्वविद्यालय। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय करीब 800 साल के लंबे इंतजार के बाद पुराने स्वरूप में लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन कर दिया है। नए कैंपस के उद्घाटन की खबरों और नई तस्वीरों के बीच इसके इतिहास की भी बातें की जा रही हैं। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है, जिसे लेकर कई किताबें लिखी गई हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा कई सौ सालों की अपनी लेगेसी बना चुका था। नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं? विश्वविद्यालय के नए कैंपस में कुल 24 बड़ी इमारतें। परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक। छात्रों के बैठने की क्षमता लगभग 1900। 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार। लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई सुविधाएं। ये परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में
23 IITs हैं। 10 साल पहले 13 IIMs थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब 2 गुनी हो गई है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पुराना है नालंदा। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो दिमाग में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के नाम आते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय उससे भी काफी पहले का है। नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम और दा। इसका मतलब है ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसे 5वीं सदी में गुप्त काल में बनाया गया था और 7वीं शताब्दी तक ये महान यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। आपको बता दें कि ये एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा था और कहा जाता है कि इसकी सीमा करीब 57 एकड़ में थी। पहले ये यूनिवर्सिटी आम के बगीचे पर बनी थी, जिन्हें कुछ व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को दे दिया था। बता दें कि इसके बारे में 19वीं शताब्दी के दौरान पता चला था। कई सदी तक ये विश्वविद्यालय जमीन में दबा हुआ था। सन 1812 में बिहार में स्थानीय लोगों को बौद्धिक मूर्तियां मिली थी, जिसके बाद कई विदेशी इतिहासकारों ने इस पर अध्ययन किया और इसके बाद इसके बारे में पता चला कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। दुनिया की महान विभूतियों ने किया अध्ययन। नालंदा विश्वविद्यालय कई वजह से था खास। यहाँ महान शिक्षकों ने दिया शिक्षा का ज्ञान। नागार्जुन बुद्ध पालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव रहे शिक्षक। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान वेन सांग फाहियान और इत्सिंग रहे छात्र। वेन सांग नालंदा के आचार्य सीलभद्र के शिष्य थे। वेन सांग ने 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कानून की पढ़ाई की थी। 700 साल तक दुनिया को दिया ज्ञान। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय को ज्ञान को भंडार माना जाता है। यहाँ धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि उस दौर में जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जा रहे थे वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को ज्ञान के मार्ग ले जाती रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। होने वाले उपचुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन में जोर आजमाइश होने वाली है। हालांकि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल सपा कांग्रेस की एकजुटता की परीक्षा होगी। फिलहाल यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के लिए सपा ने रणनीति तैयार कर शुरू कर दी है। फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा में सपा को सीटें देगी तो यही यूपी में कांग्रेस के दावे पर सपा विचार करेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में उपचुनाव की हलचल, क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य? 2 राज्यों में सीटें मिलने पर ही सपा अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। 2 राज्यों में सीटें मिलने पर ही कांग्रेस को हिस्सा देगी सपा। सपा की महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटों की डिमांड। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में सपा के 2 विधायक जीते थे। इससे पहले भी सपा महाराष्ट्र में चुनाव जीतती रही है। सपा ने महाराष्ट्र में इसी आधार पर दावा करने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की 10 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से 9 सीटें विधायक से सांसद बनने के कारण रिक्त हुई हैं।
जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई है। आपको बता दें कि ये उपचुनाव एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए ही आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में जुटेंगे। आपको बता दें कि सियासी पंडितों का ऐसा मानना है कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में सपा को सीट देने के लिए तैयार हुई, तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को किसी दावे पर विचार करेगी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव समेत सपा के 4 विधायकों के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद रिक्त हो गई हैं। सपा के ये विधायक चुने गए हैं सांसद। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव करहल से जीते थे। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से थे विधायक। लालजी वर्मा कटेहरी, जियाउर रहमान कुंदरकी से थे विधायक। एनडीए के ये नेता बने हैं सांसद। खैर से बीजेपी विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस लोकसभा सीट, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, फूलपुर से भाजपा विधायक प्रवीण पटेल, निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर। बहरहाल अब चुनाव आयोग यूपी में 10 रिक्त सीटों पर चुनाव कराएगा। ऐसी खबर है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत सपा से विधानसभा उपचुनाव में भी साझेदारी चाह रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीट न दिए जाने से दोनों दलों के बीच रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को कुछ सीटें देने पर रजामंद हुई, तभी यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार किया जा सकता है। हरियाणा में मुस्लिम यादव समीकरण। वहीं हरियाणा की 20 सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण प्रभावी है, जिसे सपा अपने पक्ष में मानती है। इस बारे में सपा के नेताओं का कहना है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन उपचुनाव में सीटों के मामले में कोई भी निर्णय समय आने पर सपा हाईकमान लेगा। आपको बता दें कि ये चुनाव आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से दोनों ही गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। INDIA के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका है, वहीं एनडीए उपचुनाव में सपा की सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव के बीच बाहरी और भीतरी का सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। मैंगलोर सीट पर भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जो पहले कांग्रेस और बसपा के टिकट पर पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुका है। देखिए इस रिपोर्ट को। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों में 10 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने नामांकन दाखिल। इसके बाद अब कांग्रेस बद्रीनाथ विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी लखपत बुटोला के नामांकन की तैयारियों में जुट गई है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के दोनों प्रत्याशी 20 जून को नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा पर अपने प्रत्याशियों के टोटा होने का दावा कर रही है। हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिजल्ट आपने देखा होगा,
उस रिज़ल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं, बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फ़र्क था वही फ़र्क रहेगा। मैनिफेस्टो वो मेरा मैनिफेस्टो। बढ़ाना जी कह रहे हैं 2006 में जीत दर्ज होगी चुनाव में और कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं वो अपने भी हो। जी बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। और कांग्रेस जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस केवल डींगे हाँक रही थी, उनकी डींगे जनता ने दिखा दी हैं कि केवल कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बातूनी हैं, धरातल में उनका कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही विधानसभाओं में इतिहास रचने वाली है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने इतिहास रचा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास में हो या उत्तराखंड के को नई पहचान दिलाने के लिए हो, हमेशा ऐतिहासिक काम किए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली। एक तरफ मंगलौर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से लड़ा हुआ है, जो आरएलडी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ा हुआ है, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ है और अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गया है। यानी कि पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति है, पैराशूट कैंडिडेट है और आयातित व्यक्ति है। वहीं आप बद्रीनाथ विधानसभा में देखिए कि 2 महीने जिस व्यक्ति को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं, उस पर इतना विश्वास। जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ विधानसभा के जनता की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी मां समान कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर भोंका और अभी लोकसभा चुनाव में जिसने कमल के फूल का दामन थामा, उस पर आपको ज्यादा भरोसा है अपने उन कार्यकर्ताओं से जो लगातार आपके लिए दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लगातार पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपमान किया है अपने कार्यकर्ताओं का, जिसका खामियाजा आपको दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह यह है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा ने इन दोनों सीटों पर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी और करताज सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का मुद्दा बनाया है। चुका भाई और लोकदल से आया है। बीजेपी के पास दोनों विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी नहीं था चुनाव लड़ाने के लिए। जिन्होंने 50 साल से दरियां बिछाई, बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ के लिए जिनने काम किया, वो तो कहीं है ही नहीं। बढ़ाना को लेके आ गए, हरियाणा में विधायक थे लोकदल से और एक को लड़ा रहे कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से। तो बीजेपी का कैडर में नाराजी है। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से लाके आयातित आदमी को चुनाव लड़े। संघ के प्रमुख ने भी कहा कि जो बाहर से आए हैं उनमें चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए एकदम से, या फिर उनकी सीमा तय होनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ के अध्यक्ष ने, बीजेपी के और गौतम ने, दोनों प्रत्याशी जो हैं बाहर से लाए हुए उनको चुनाव लड़ाया है। इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी चर्चा है कि यार जो कल तक बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहा था, उसके लिए हम वोट कैसे मांगें। स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को हमने भेजे हैं और ये स्टार प्रचारक दोनों विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सभाएं भी करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे, जनता के साथ भी बैठक करेंगे और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएँ और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विधानसभा चुनाव जीते। ये स्टार प्रचारक इस काम को करेंगे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निश्चित ही भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मंगलौर सीट पर भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीती है।
हालांकि उत्तराखंड के इतिहास में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है। अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे देखना काफी दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।